पहले मेरे अंदर जुस्तजू होती है कि मैं जानूँ ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बात हो रही है। तो ये मैं पता नहीं क्यों मैंने ऐसा फील किया और मैं बोलूँगी, बोलना भी चाहिए कि मुझे उसके अंदर मुझे पता नहीं क्यों। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है इम्पैक्ट ऑफ भगवद गीता ऑन जय रॉबर्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ भगवद गीता ऑन जय रॉबर्ट ओपेनहाइमर, द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। उन्हें भगवद गीता की इंग्लिश ट्रांसलेशन ने इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने पूरी भगवद गीता को ओरिजिनल पढ़ने के लिए संस्कृत तक सीख डाली। कई लोगों के मुताबिक वो 20वीं सदी के सबसे खतरनाक वैज्ञानिक थे। वैसे अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले प्रोजेक्ट की लीडरशिप ना एक्सेप्ट की होती तो शायद वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे अलग होते। शायद हिटलर जीत जाता और दुनिया तबाही के किस मंजर से गुजरती ये हम सोच सकते हैं। वैसे दुनिया कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज नाम की धीमी तबाही से अब भी जूझ रही है। जब दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तब रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवद गीता की एक पंक्ति प्रॉपरली संस्कृत में कही थी। दोस्तों नाम से शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कहानी किसकी है। स्टडी IQ पर आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की, जिन्होंने दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, और ये भी जानेंगे कि भगवद गीता का वो कौन सा श्लोक था। और कोशिश ये रहेगी कि हम रॉबर्ट के उस पहलू को ज़्यादा समझें जो दुनिया को अपनी डिप्रेशन के बावजूद बचाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट ओपेनहाइमर इस सच की एक जीती जागती तस्वीर है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है तो वो सो कॉल्ड नेगेटिव और नाहिलिस्ट ही हो। तो आइए जानते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद अमेरिका में बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, और वो भी बिना किसी देश को गुलाम बनाए। छोटा सा एग्जाम्पल ये समझिए कि अमेरिका ने 12 सालों के अंदर तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइंस बिछा दी थी। ग्रोथ होने पर बहुत से यूरोपियंस भी वहाँ इमिग्रेट हुए। उन इमिग्रेंट्स में एक कपल भी था, जूलियस और बेला ओपेनहाइमर। न्यूयॉर्क की एक मिल में जूलियस को काम मिल गया। इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन फिर भी अपने काम के बलबूते पे एक एग्जीक्यूटिव की पोजीशन मिली। 22 अप्रैल 1904 को जूलियस और बेला के यहाँ रॉबर्ट का जन्म हुआ। इस वक्त तक जूलियस एक वेल्दी बिजनेसमैन बन चुके थे और न्यूयॉर्क में अपना एक बंगला बना लिया था। रॉबर्ट को पढ़ना बहुत पसंद था, इतना कि रॉबर्ट ने 3rd और 4th ग्रेड को एक साथ कंप्लीट किया और 8th में आधे साल में ही पूरी किताबें ख़त्म कर उसका एग्ज़ाम भी क्लियर किया। साहित्य और मिनरल्स की स्टडी में रॉबर्ट को बहुत इंटरेस्ट था। जब रॉबर्ट 5 साल के थे तब छुट्टियों में पूरी फैमिली जर्मनी गई। वहाँ उनके दादा ने उन्हें अलग अलग किस्म के पत्थरों से भरा एक बास्केट दिया था, और तभी से उन्हें मिनरल्स में काफ़ी दिलचस्पी होने लगी थी। इतनी कि सिर्फ 11 साल की उम्र में रॉबर्ट ने न्यूयॉर्क में मिनरोलॉजिकल क्लब ज्वाइन कर लिया था। उनकी लगन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 साल बाद क्लब में 12 साल की उम्र में रॉबर्ट ने मिनरल्स पर एक साइंटिफिक पेपर प्रेजेंट किया था। हम और आप अक्सर बचपन की यादों में दोस्तों को ज़रूर याद करते हैं, लेकिन रॉबर्ट को ये खुशनसीब फितरत नहीं मिली थी। तेज़ दिमाग और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से खाने, रहने, चलने की वजह से स्कूल के दोस्तों में घुलने मिलने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी। अपने इंग्लिश टीचर को एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि वह स्कूल में बहुत अकेला महसूस करते हैं। स्कूल के बाद केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रॉबर्ट ने हार्वर्ड में एडमिशन लिया। इंडिया में अक्सर साइंस के कंपैरिजन में आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई को लोग थोड़ी नीची नज़र से देखते हैं। ये सच कहीं लिखा नहीं है पर मौजूद है। मज़े की बात, हार्वर्ड का एक नियम था कि साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को आर्ट, लिटरेचर या फिलॉसफी में से कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। रॉबर्ट ने भी इन स्ट्रीम्स की पढ़ाई की और उनका इनमें इंटरेस्ट जागने लगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सबसे ऑनर्ड ग्रेड सुमा कम लॉर्ड से रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंडर काम करने के लिए अप्लाई किया। वहीं रदरफोर्ड, जिन्हें एटम के न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूक्लियर फिजिक्स के अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी,
दुनिया में फिजिक्स की कई रेप्यूटेड लैब्स में से एक है कैवेंडिश लैब। रदरफोर्ड रॉबर्ट के लैबोरेटरी के इनकम्प्लीट काम की वजह से उन्हें लेना नहीं चाहते थे। रॉबर्ट के हार्वर्ड के प्रोफेसर पर्सी ब्रिजमैन ने उनकी जीनियस की वजह से उनके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा। फिर कैम्ब्रिज के ही दूसरे फेमस साइंटिस्ट जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, रॉबर्ट को अपने साथ रखने का फैसला किया। पर थॉमसन ने एक शर्त रखी कि ओपेनहाइमर लेबोरेटरी के सारे असाइनमेंट्स पूरे करेंगे। बहुत ज़्यादा काम के दबाव की वजह से रॉबर्ट को स्ट्रेस को हैंडल करने में काफ़ी मुश्किल आती थी। वो चेन स्मोकर हो चुके थे। काम की वजह से कई बार वो खाना भी छोड़ देते थे और जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी वेट लूज किया था। 1926 में उन्होंने फिर कैम्ब्रिज छोड़कर जर्मनी की रेप्यूटेड गोटिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट एनरिको फेर्मी, वर्नर हिंसबर्ग, वुल्फगैंग पॉली और एडवर्ड टेलर जैसे जीनियस क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट से भरा पड़ा था। 16 से ज़्यादा रिसर्च पेपर एस्टैब्लिश करने के साथ मात्र 23 साल की उम्र में इस साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली। इसके बाद ओपेनहाइमर ने यूएस वापस जाकर बर्कली में सिचुएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट को क्वांटम फिजिक्स में इतना मज़ा आता था कि कई बार वो लेक्चर्स एक्सटेंड कर देते थे, लेकिन ये स्टूडेंट्स को अक्सर रास नहीं आता था। दूसरा, कई बार वो टॉपिक्स को एक चैनलाइज तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। उनके दोस्तों के मुताबिक स्कूल के टाइम से ही सोशली ना घुल पाना भी इसकी एक वजह बना। अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक बार तो सेमेस्टर के आखिर हफ्तों में सिर्फ मात्र एक स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस क्रेडिट पूरा करने के लिए उनकी क्लास आता था। बाद में उन्होंने पढ़ाने के तरीके की प्रॉपर ट्रेनिंग ली और फिर वो अपने काम में माहिर हो गए। अमेरिका की ड्रामा और थिएटर इंडस्ट्री में एक बहुत ही रसूख वाला नाम था फ्रांसिस फर्ग्यूसन। फ्रांसिस ने थिएटर और ड्रामा के एंथुसिस्ट के लिए कई किताबें लिखी हैं, जिनमें से द आइडिया ऑफ द थिएटर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फ्रांसिस रॉबर्ट के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका माइथोलॉजी में काफ़ी लगाव था। 1930 के बाद रॉबर्ट की मेंटल सिचुएशन कुछ स्टेबल नहीं थी। वो कुछ ऐसे हो चुके थे कि जब उनके दोस्त फ्रांसिस ने कहा कि वो अपनी लवर से शादी करने जा रहे हैं, रॉबर्ट उनका गला दबाने पर आ गए थे। लेकिन फिर अचानक से रॉबर्ट को लगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है और उसके बाद उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेनी शुरू की। ऐसा नहीं था कि रॉबर्ट को फ्रांसिस एज ए लवर पसंद थे। लिटरेचर के एक प्रोफेसर की बेटी जीन टेटलॉक से रॉबर्ट का रिलेशन था। दोनों के कई मामलों में एक जैसे पॉलिटिकल विचार थे और दोनों ही कम्युनिस्ट विचारधारा से थोड़े प्रभावित थे। लेकिन जब रॉबर्ट ने रशिया में स्टालिन के कई तानाशाही भरे फैसलों को देखा तो उनका कम्युनिज्म से भरोसा उठ गया। टेटलॉक और रॉबर्ट का रिलेशनशिप तकरीबन 3 साल तक चला और उसके बाद दोनों अलग हो गए। 1940 में रॉबर्ट ने एक मेडिकल रिसर्चर कैथरीन प्यूनिंग से शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हुए। होलोकास्ट, जेनोफोबिया, पोग्राम, ये सारे अल्फाज हिटलर के तानाशाही भरे समय में यहूदियों के लिए नासूर बन चुके थे। वर्ल्ड वॉर II शुरू होने के ऑलमोस्ट 1 साल पहले दिसंबर 1938 में 2 जर्मन साइंटिस्ट ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने न्यूक्लियर फिजन की खोज की। न्यूक्लियर बॉम्ब का बेसिस यही फिजन थ्योरी है, जिसमें न्यूट्रॉन से यूरेनियम के एक बड़े मास को 2 पार्ट में तोड़कर बॉम्ब बनाया जाता है। इस ब्रेक में मैसिव एनर्जी रिलीज होती है जो एक तरह से बॉम्ब का काम करती है। 3 हंगेरियन साइंटिस्ट लियो सिलार्ड, एडवर्ड टेलर और यूगेन विग्नर को ये डर था कि अगर हिटलर के हाथ न्यूक्लियर वेपन लग गया तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। तीनों ही साइंटिस्ट ज्यूज थे। सिलार्ड और विग्नर ने यह तय किया कि वो अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को इसके बारे में लेटर के जरिए बताएंगे। दिक्कत ये थी कि दोनों ही उस वक्त एक लिहाज से छोटे साइंटिस्ट थे और यूएस का प्रेसिडेंट उनकी बात क्यों सुने। फिर दोनों ने एल्बर्ट आइंस्टीन को राजी किया। आइंस्टीन, जो एक यहूदी थे, हिटलर के मास किलिंग से बचने के लिए अमेरिका में इमिग्रेशन ले चुके थे। लेटर आइंस्टीन के नाम से गया, जिसमें सिलर्ड और बाकी कई साइंटिस्ट के सिग्नेचर थे। उस लेटर को पढ़ने के तुरंत बाद रूजवेल्ट ने एक टीम बनाने को कहा जो इस पर काम करे। रूजवेल्ट के ऑर्डर के बाद पूरी टीम के लीडर उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रोव्स हुए। वर्जीनिया में सिचुएटेड यूएस पेंटागन ग्रोव्स के ही विजन की डेन है। ग्रोव्स ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टीम हेड रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बनाया। बहुत से लोग इस बात से सरप्राइज भी थे कि एक कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर को ग्रोव्स ने इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की कमांड क्यों दी, लेकिन रूजवेल्ट को ग्रोव्स पर पूरा भरोसा था। ग्रोव्स जानते थे कि इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक सिर्फ रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही लेकर जा सकते थे।
ग्रोव्स का कहना था कि अगर ये सारा खेल न्यूट्रॉन से ट्रिगर होने वाले बॉम्ब का है तो जिम्मेदारी उस इंसान को दी जानी चाहिए जो इसमें माहिर है, लेकिन उससे ज्यादा इन सारे प्रोसेस से उस लीडर का तगड़ा लगाव हो। ग्रोव्स का इशारा पूरी तरह से ओपेनहाइमर की तरफ था। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इस प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर बनाया गया। कई लेजेंड्स के मुताबिक ग्रोव्स ने शहर के नाम पर इसे इसलिए भी रखा ताकि एक टिपिकल कंस्ट्रक्शन वर्क लगे। सिलार्ड, एनरिको फेर्मी, आइंस्टीन, एडवर्ड टेलर, रिचर्ड फेमन जैसे साइंटिस्ट को लेकर पूरे 15 साइंटिस्ट की टीम बनी, जिसकी लीडरशिप ओपेनहाइमर को दी गई। एडवर्ड टेलर को ही फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। हालांकि टेलर इस टाइटल को पसंद नहीं करते थे। इन सभी से जुड़ा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। बॉम्ब के पूरे प्रोसेस के लिए एक अनपॉपुलेटेड एरिया चाहिए था। अपने बचपन के दिनों में फैमिली के साथ ओपेनहाइमर न्यू मैक्सिको के पठारी रीजन्स में छुट्टियों के लिए जाया करते थे। रॉबर्ट ने प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही डिसाइड कर लिया था कि बॉम्ब का टेस्ट न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस में होगा। नाम दिया ट्रिनिटी यानी गॉड, उनके बेटे के तौर पर जीसस और होली स्पिरिट। इसके लिए लॉस एलामोस में प्रॉपर फैसिलिटी बनाई गई जहां साइंटिस्ट और मिलिट्री के लोग साथ रहते थे। पूरी फैसिलिटी में लोगों की तादाद जो 1942 तक महज 100 के आसपास थी, 1945 तक वहां 6000 लोग रहने लगे थे। रॉबर्ट की न्यूक्लियर फिजिक्स से भी ज़्यादा बड़ी खूबी ये थी कि वो सारा प्रोसेस आर्मी के लोगों को उनकी जुबान में बता ले जाते थे। 1942 के शुरुआती दिनों में उन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन ये बात एक अचीवमेंट जैसी है कि जो प्रोफेसर कभी ठीक से पढ़ा नहीं पाता था, बाद में आर्मी के लोगों को भी समझा रहा है। प्लूटोनियम एनरिच्ड बॉम्ब के डिटोनेशन के लिए 16 जुलाई 1945 की तारीख तय की गई। इस प्रोजेक्ट की सहमति देने वाले यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की 12 अप्रैल 1945 को ही ब्रेन हैमरेज की वजह से डेथ हो गई। वाइस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑफिस संभालने के बाद इस टेस्ट को मंजूरी दी। सुबह ठीक 5:30 बजे दुनिया का पहला एटम बॉम्ब डिटोनेट किया गया। यहाँ बात डिटोनेशन की है, वॉर में इस्तेमाल की नहीं। पूरा नज़ारा कुछ ऐसा था कि एक मशरूम के जैसे लाइट का बहुत ही बड़ा सोर्स हो, जैसे कई हजार सूर्य के प्रकाश के जैसे। डिटोनेशन इतना तगड़ा था कि रॉबर्ट के मुंह से अपने आप ही भगवद गीता के 11 चैप्टर का 12th श्लोक संस्कृत में निकला था। श्लोक था, दिवि सूर्य सहस्रस्य भावेद युगपादा यदि भा सदऋषि सश्याद भाषा तस्य महात्मनः। यानी जैसे मानो आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ चमकने से जो भी प्रकाश पैदा हो वो भी विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के जैसा शायद ही हो। ओपेनहाइमर का इस श्लोक से कॉन्टेक्स्ट था कि जैसा धरती पर 1000 सन्स एक साथ चमक रहे हों। उसी चैप्टर के 32nd श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हुए ओपेनहाइमर ने कहा, जिसका अर्थ था कि अब मैं मृत्यु बन चुका हूं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। रॉबर्ट ने ऐसा कई मौकों पर कहा था कि जिस हद तक उनकी जिंदगी को भगवद गीता ने बदला है उतना शायद ही किसी और किताब ने किया हो। इतना ही नहीं, कई लेजेंड्स के मुताबिक यूएस के फेमस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के फ्यूनरल पर भी उन्होंने भगवद गीता के ही श्लोक को संस्कृत में पढ़ा था। डिटोनेशन के बाद ओपेनहाइमर कई दिनों तक बहुत कम बोलते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने न जाने किस चीज को बना दिया है। उनके अंदर एक डायलेमा सा था कि अगर नहीं बनाता तो हिटलर बना देता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में पहला एटम बॉम्ब लिटिल बॉय गिराया गया और दूसरा बॉम्ब फैट मैन 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी में हुई बॉम्बिंग से रॉबर्ट को एक गहरा धक्का लगा। उनका मानना था कि ये बॉम्बिंग जरूरी नहीं थी, लेकिन वॉर जनरल्स के मुताबिक जापान हिरोशिमा की बॉम्बिंग के बाद भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था, इसलिए दूसरा बॉम्ब गिराया गया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसए ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया और ओपेनहाइमर को इसके बोर्ड का मेंबर बनाया गया। 1949 में रशिया ने भी अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया था। यूएसए और सोवियत के बीच एक कोल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। दोनों ही देश एक आर्म्स रेस में लग चुके थे जिसका ओपेनहाइमर को डर भी था। ओपेनहाइमर ने हाइड्रोजन बॉम्ब के डेवलपमेंट का बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि कोई भी देश इसे बनाए ये मैनकाइंड के लिए एक खतरा ही रहेगा। अब जाहिर है कि यूएसए भी उस दायरे में आएगा। यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को ये बात पसंद नहीं आई और ओपेनहाइमर को कमीशन के बोर्ड से हटाने को कहा गया। यहाँ तक कि बगैर उन्हें बताए उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल कर दिया गया।
अतीत में एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होने की वजह से कोल्ड वॉर के समय रॉबर्ट को कई बार FBI की इन्वेस्टिगेशंस के सामने भी खड़ा होना पड़ा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट की वो इंटरेस्टिंग सी बात कि उन 15 साइंटिस्ट में 12 यहूदी थे, इंक्लूडिंग रॉबर्ट। किसी भी कम्युनिटी से इतनी अंधी नफरत नहीं करनी चाहिए कि उस कम्युनिटी के अच्छे लोग भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएं और उसका नतीजा पूरी दुनिया को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दे। अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में तबाही की जिद ना करता तो शायद न्यूक्लियर फ्यूल्स का यूज़ बॉम्ब के बजाय ओनली पावर जनरेशन में होता, जो एनरिको फेर्मी का भी विजन था। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी के प्रोफेसर आर्थर W. राइडर से रॉबर्ट ने सिर्फ इसलिए संस्कृत सीखी थी ताकि भगवत गीता को पूरी तरह समझ सकें। तो दोस्तों ये थी कहानी रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। उम्मीद है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर की इस कहानी से आपको एक रैशनल जानकारी मिली होगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, बहुत बढ़िया। मतलब भगवत गीता का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था उन पर कि उन्होंने बोला जो मैंने भगवत गीता से सीखा है वो मैंने किसी और बुक से नहीं सीखा। बहुत बड़ी बात है। इनके कहना ये है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ये सेंटेंसेस का। मतलब अगर कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है किसी बुक को लेकर, किसी हॉली बुक को लेकर, तो मैं कहूँगी अपने आप में वाकई वो मामूली बात नहीं होगी, वो मामूली बुक नहीं होगी। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि पूरी संस्कृत इन्होंने सीखी, लैंग्वेज सीखी, क्योंकि असल में जब आप देखते हो ना कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हो या दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो, तो मैंने ये सुना है कि जो वो अपनी रियल लैंग्वेज में होती है उसके कई लफ्ज़ों के मतलब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, या सही मायनों में इंसान समझ नहीं पा रहा होता, सही डब नहीं हो पाती या सही ट्रांसलेट नहीं हो पाती। तो बेहतर ये होता है कि अगर कोई बुक हिंदी में है तो उसको हिंदी में ही पढ़ा जाए, बनिस्बत इसके कि आप उसको इंग्लिश में पढ़ो। कोई बुक उर्दू में है या अरबिक में है तो उसको अरबिक में ही पढ़ना चाहिए। उसकी जो असल रूह है ना, वो उसी लैंग्वेज में होती है। अच्छा, मुझे पूरी वीडियो अपनी जगह, हमें पता भी था जय रॉबर्ट ने बॉम्ब बनाया था, एटम बॉम्ब बनाया था 1945 में पहली बार बना, 12 जुलाई को। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ आ गया। लेकिन मुझे आखिरी वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि इस तरीके से उनको बार बार जवाब देना पड़ता था और फिर उनको बिना बताए उनकी पोस्ट ले ली गई और फिर FBI वालों ने भी उनसे सवाल जवाब किए। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये फ़र्क क्यों किया गया। असल में जब उन्होंने पहली दफ़ा उन्होंने इनकार किया था ना कि ये गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका और ये मतलब इंसानियत के लिए, तो उसके बाद उनकी सोच को मद्देनज़र रखते हुए मतलब उन्हें फिर शक के दायरे में ले गए कि शायद अब ये हमारे ख़िलाफ़ कोई काम करे या हमारे अगेंस्ट कोई काम करे। तो यानी कि वो एक बंदा बहुत पॉजिटिव तो बाद में वो नेगेटिव दिखने लगा। अच्छा, वो ये भी कह रहे थे कि इसको बनाने की आवश्यकता नहीं भी होती। अगर हिटलर की तरफ से हमें डर या खौफ नहीं होता तो शायद ये नहीं बनता। ये सिर्फ पावर जनरेशन में ही काम होता, एनर्जी को जनरेट करने में ही, न्यूक्लियर का ये बोलो तो फिर ये पावर को जनरेट करने में ही इस्तेमाल किया जाता। काश ऐसा होता। अच्छा, एक चीज़ है कि कुदरत ने देखें कितनी छोटी छोटी चीज़ों में भी कितनी पावर रखी है इंसानों के लिए। अब इंसान के ऊपर है कि उसका क्या इस्तेमाल करता है, गलत करता है या सही करता है, इंसानियत की भलाई के लिए करता है या इंसान को मतलब है कि ख़त्म करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि एक इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये, इतनी ख़तरनाक चीज़ है ये कि जिससे पूरी दुनिया, इतना एटम बम इस वक्त दुनिया में मौजूद है जिससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, यानी पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। ऐसा ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, इंडिया ने बनाया, फिर पाकिस्तान ने बनाया, इंडिया ने एटमी धमाके किए 1940 के बाद, 47-43 के बाद पाकिस्तान ने भी इस पे काम शुरू कर दिया, इंडिया ने भी काम किया। अच्छा, ऐसा देश जिस देश में अफरा तफरी हो, एक स्टेबल देश है ना, एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज देश है, तो उसमें तो मसला नहीं है, इतना उसको इतना मसला नहीं है। लेकिन जो देश अगर ऑर्गेनाइज ना हो, जिसके हालात डामाडोल हो, तो उनके लिए बड़ा मसला है। दूसरी बात ये भी है कि फिर भी कोई भी चाहे ऑर्गेनाइज हो चाहे ऑर्गेनाइज ना हो, लेकिन मेरा एक पक्ष ये है जो मैं रखना चाहूँगी कि फिर भी डेंजरस चीज़ है, इसका ना होना ही बेहतर था इंसानी जान के लिए। क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने फुटेज में भी देखा, वो जब फटा है, जब उसका ब्लास्ट हुआ है, तो आप देख रहे थे आसमान से उसके शौले बात कर रहे थे और फिर उसका एक पॉल्यूशन, उसके अंदर से जो जहरीली गैसेस हैं उनका निकलना, वो इंसानों के लिए कितना हार्मफुल रहता होगा। मैंने पढ़ा था ना, किसी वीडियो में देखा था कि
आज तक मतलब जापान में बच्चे जो पैदा होते हैं मासूम। तो उनमें कोई ना कोई Defect होता है। फॉल्ट होता है, नसर वो चलती आ रही है बिल्कुल। चीज़। तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात और क्या हो क्या हो सकती है। और उस वक्त के जो वो थे वो तो इतने पावर भी नहीं रखते थे, अब तो मज़ीद ज़्यादा पावर वाले हो गए। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी था, अब तो मिज़ाइल बन गए, यानी मिज़ाइल के साथ एटम बम लगा दिया गया, आप किसी देश पे फेंक सकते हो सही। और वही भी देश किसी भी देश पे फेंक आपको पता है उसके असरात हुए थे, तो मैंने कहीं पे सुना था कि हड्डियां सॉफ्ट हो गई थी, बिल्कुल देखिए गल जाती हैं। और आज भी उनकी नस्लों में ऐसे नताइज दिखते हैं। अच्छा। यानी कि मैं ये कहूँगी कब की बात है वो, मैं आपको एक बात वर्ल्ड बताऊँ, वॉर कब हुई थी? इसका एक कितना ख़तरनाक है इसका थोड़ा सा भी आपको अंदाज़ा होगा। सही। बम फट गया किसी भी जगह पे, दूर बहुत दूर, बहुत दूर उसका जो हीटअप पैदा होता है ना, हीटअप उसकी जो तपिश, गर्माहट है, ठीक अब है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंसान खड़ा हुआ है, एटम बम बहुत दूर फटा है, बहुत दूर, आग यहाँ नहीं लगी है, उसका जो हीटअप है ना, ये बंदा है झुलस गया। नहीं ना, ये बंदे के पास से गुजरेगा हीटअप, बुराक। ये बंदा गायब हो जाएगा, ओहो। ये बंदा पिघल जाएगा, ये बंदा हीट इतना हीटअप, इतनी तेज़ हीटअप कि ये बंदा सफ़े हत्ती से मिट जाएगा, हस्ती मतलब ये गायब हो जाएगा। सही। इस कदर भयानक चीज़ है ये, यानी कि आप बंदा गायब, उड़ जाएगा, धुआं बन जाएगा यार। इससे ज़्यादा यानी कि मुझे लग रहा है ये बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये नॉर्मल जो बॉम्ब्स होते हैं जो हम देखते हैं नॉर्मली, तो ये वो नहीं है। नहीं, बहुत एक ख़तरनाक वाक़या हुआ था कि मैं बता रहा था कि मिज़ाइल पे अब तो लगा हुआ है, रेडी बैठे हुए हैं, आपको पता है जिस देश में जो मसले मसाइल हैं, ये रेडी बैठे हुए हैं कि अल्लाह ना करे अगर किसी देश ने कुछ किया तो हम फ़ौरन करें। अच्छा, वो क्यों रेडी बैठे हुए हैं? अगर इन्होंने किया तो हम फ़ौरन करें। अब आप देखें जान किसकी जाएंगी, आवाम की। तो पहले क्या था, अब तो मिज़ाइल है, पहले ये था बाकायदा जहाज़ लेके घूमते थे ऊपर, कहाँ गिराएंगे नहीं, अगर कोई कॉल आती है तो हमें फटाफट गिराना है। अगर उस देश ने, अमेरिका ने रशिया पे गिरा दिया तो रशिया फ़ौरन अमेरिका पे गिराएगा, लेकिन फ़ौरन कैसे गिराएगा? जहाज़ में लेके रखने पड़ते थे उसी वक्त, सही, और घूमते थे कई महीने, सही, जहाज़ ऊपर घूम रहा है, कई दिन तक पेट्रोल, फिर ये फिर। रशिया ने पहला कब बनाया? 1949 में। अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अमेरिका का एक जहाज़ जिसमें एटम थे, मतलब वो फिर सिर्फ उन्हें हवा में रहने का हुक्म था। क्यों हुक्म था? क्योंकि जब भी जैसी कॉल आएगी वैसे वो, तो वो जब लैंड कर रहा था जहाज़ दो टुकड़े हो गया, तो उस एटम के 3 बक्कल होते हैं एटम बम के अंदर, मतलब लॉक होते हैं। सही है जी। 2 लॉक खुल गए थे, एक लॉक बच गया, नहीं तो तबाही थी। तब कितनी उस शहर में कितनी तबाही और होती, उन लोगों के तो चिथड़े भी नहीं मिलते। कितनी खतरनाक चीज़ आप अंदाज़ा लगाएं। बहुत। तो एक लॉक बच गया, उस खबर को दबा दिया गया, उस खबर को छुपा दिया गया। कई सालों बाद जाके लोगों ने राज खोले कि ऐसा भी वक्त था कि खुद अमेरिका यानी ने, कि इसकी हैंडलिंग, इसको हैंडल भी करना, जो लोग इसके पास हैं, आसपास हैं, जो लेकर जा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो वो तो जान हथेली पे रख कर जा रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये अपने आप में इतना डेंजरस, इतना पावरफुल है कि आपके बचने के चांसेस तो ज़ीरो हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो ये है कि इंसानियत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और दूसरी बात ये, भगवत गीता में बड़े बड़े राज हैं, बहुत, अगर आप समझें तो। अगर और आप क्या कुछ नहीं कर सकते अगर आप उसको समझ लें, पढ़ अगर लें सही तरीके से अच्छा, मैंने देखा है जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है ना। जब वो बाद में डब करके उर्दू में या हिंदी में जब बताते हैं तो फिर समझ में आता है थोड़ा बहुत। तो मुझे तब तो कुछ समझ आता तो नहीं है, लेकिन मेरा अंदर से दिल करता है कि मुझे पता तो चले कि क्या बात हो रही है, मुझे पता। अच्छा, वो अभी कंप्लीट नहीं होता कि उससे पहले ही मेरे अंदर जुस्तजू होती है कि मैं जानूँ ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बात हो रही है। तो ये मैं पता नहीं क्यों मैंने ऐसा फील किया, और मैं बोलूँगी, बोलना भी चाहिए कि मुझे उसके अंदर, मुझे पता नहीं क्यों एक शक्ति लगती है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देखिए, जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने नामी गिरामी, जिन्होंने मतलब एटम बम तक बना दिया है। इस मजहब से नहीं है फिर भी, बिल्कुल, एक तो मजहब से हैं और वो मान रहे हैं तो बात समझ में आती है। देखिए एक बात है, आपका दुश्मन है कोई, एक फैमिली है, वो आपकी दुश्मन है। उस फैमिली में अगर कोई अच्छी बात है, अडॉप्ट करो। आप उनकी और जो आपको मददगार हो, आपके लिए, आपके काम में मददगार हो। जब मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट देख लिए, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस देख लिए, 2 वीडियोस मेरी ऐसे ही नॉर्मली, हमने उस पर रिएक्शन नहीं दिया, मेरी नज़रों से गुजर गई कि उनके अंदर बड़ा चेंज आ गया भगवत गीता पढ़कर। उसके बाद बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई। बिल्कुल। तो एक बहुत ही, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत ही ज़बरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।